बर्फ की बहुत बड़ी चादर चारों तरफ फैली हुई है। बर्फ, बर्फीली चोटियां, बर्फीले पहाड़ और बर्फ से जमी हुई खामोश सुनसान जगह। लेकिन ये तस्वीर तो अंटार्कटिका को बयान करने के लिए काफी ही नहीं है। ये आज पता चला जब अंटार्कटिका को सही मानों में जानने का इरादा बनाया, उसे करीब से देखना और महसूस करना चाहा। और जब आप भी इस अंटार्कटिका को करीब से देखेंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि ये एक अलग और अनोखी दुनिया जरूर है, लेकिन सुनसान और वीरान नहीं है। यहाँ पर बर्फ की चादर दूर दूर तक फैली जरूर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जिंदगी की खूबसूरती भी बिखरी है। और हाँ, यहाँ पर भले ही हम इंसानों की बस्तियां नजर नहीं आती, लेकिन जमीन पर बसाव कैसे शुरू हुआ और कैसे इंसानी वजूद को महफूज रखा जा सकता है, ये सारे राज यहाँ पर होने वाली तहकीक से ही पता चलते हैं। ये बेहद खूबसूरत दुनिया है क्योंकि ये अंटार्कटिका है, जिसके बारे में आपको भी फुर्सत से गहराई से जरूर जानना चाहिए। इसलिए चलिए मेरे साथ आज की इस डॉक्यूमेंट्री में बर्फ में लिपटे जिंदगी को संभाल दे और मुस्तकबिल को संवारने के लिए तजुर्बागाह बने इस बर्रे आज़म अंटार्कटिका के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ठंडा बर्रे आज़म है। ये जमीन के सबसे जनूबी सिरे पर वाक़े है और उसका मरकज़ जनूबी क़ुत्ब साउथ पोल है। मुकम्मल तौर पर जनूबी निस्फ करे में वाक़ ये बराआज़म ज़मीन का पाँचवां सबसे बड़ा बराआज़म है, क्योंकि उसका कल रकबा तकरीबन 14.2 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है। अंटार्कटिका में दुनिया की सबसे बड़ी बर्फ़ की चादर मौजूद है। इस बराआज़म के कुछ हिस्सों में साल के कई महीनों तक अंधेरा छाया रहता है, जबकि दूसरे हिस्सों में साल के कई महीनों तक सूरज गुरूब ही नहीं होता। यानी यहाँ आधी रात के सूरज मिडनाइट सन का मंजर आसानी से देखा जा सकता है। अंटार्कटिका जनूबी समंदर अंटार्कटिक ओशन से घिरा हुआ है। जनूबी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के जनूबी सिरों से ये बराआज़म काफ़ी फासले पर वाक़ई है। ये समंदर ज़मीन के जनूबी क़ुत्ब के गर्द वाक़ई है और अंटार्कटिका को दूसरे बराआज़मों से अलग करता है। अंटार्कटिक समंदर के किनारे बहर ओकियानूस, अटलांटिक ओशन, बहर काहिल, पैसिफिक ओशन और बहर हिंद, इंडियन ओशन से मिलते हैं। अंटार्कटिक समंदर दुनिया के सबसे ठंडे और गहरे समंदरों में से एक है। उसकी औसत गहराई तकरीबन 5000 मीटर है, जबकि उसका सबसे गहरा मकाम 7236 मीटर तक पहुंचता है, जिसे विक्टोरियन डीप कहा जाता है। ये मकाम साल 2022 में दरियाफ्त किया गया था। अंटार्कटिक समंदर के अलावा भी इस बराआज़म के चारों तरफ कई समंदर मौजूद हैं, जैसे रास सी, रॉस सी, वेडेल सी, इमसन सी, अमुंडसेन सी और बेलिंगहाउज़न सी, बेल्लिंग्सहाउसन सी। इनमें से अंटार्कटिका के मशरकी साहिल पर वाक़ई दुनिया का सबसे बड़ा समंदर रास सी है, जिसका रकबा तकरीबन 1.8 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा गहराई 7140 मीटर है। रास सी अपनी वसीया बर्फ़ानी शेल्फ और मनफरद समंदरी हयात की वजह से मशहूर है। इसी तरह दुनिया का दूसरा बड़ा और गहरा समंदर वेडेल सी है। ये अंटार्कटिका के मशरकी साहिल पर वाक़ई है और साल भर बर्फ़ से ढका रहता है। अंटार्कटिक माहौलियाती निज़ाम में इसका अहम किरदार है। अंटार्कटिका के मगरबी साहिल पर रास सी के मगरब में इमसन सी वाक़ई है, जिसमें कई बड़े शिल्फ ग्लेशियर मौजूद हैं। इस समंदर का फर्श काफ़ी गहरा है और इसमें कई जजीरे भी हैं, जिनमें थॉम्सन जजीरा और रास जजीरा शामिल हैं। इसी तरह अंटार्कटिका के मगरबी साहिल पर इमसन सी के शमाल में बेलिंगहाउज़न सी वाक़ा है, जिसमें भी कई जजीरे हैं, जिनमें पीटर फर्स्ट जजीरा और अलेक्जेंडर जजीरा शामिल हैं। इन तमाम समंदरों का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है और इनमें साल भर बर्फ़ जमी रहती है। ये समंदर माहौलियाती तब्दीली, क्लाइमेट चेंज, समंदरी उलूम, ओशियानोग्राफी और माहौलियाती निज़ाम, इकोलॉजी की तहकीक में बहुत मददगार साबित होते हैं और अंटार्कटिका को एक सर्द, खशक और बर्फीला बराआज़म बनाए रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसी वजह से अंटार्कटिका दुनिया का सबसे सर्द बराआज़म है। यहाँ का दर्जा हरारत अक्सर 0 डिग्री से भी नीचे रहता है। कभी कभी दर्जा हरारत -89.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जो ज़मीन पर रिकॉर्ड किया गया सबसे कम दर्जा हरारत है। तकरीबन मुकम्मल तौर पर बर्फ़ से ढका हुआ ये बराआज़म ज़मीन पर ताज़ा पानी का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा भी है। यहाँ चलने वाली हवाएं 320 किलोमीटर फ़ी घंटा तक की रफ्तार हासिल कर लेती हैं, जो सर्दी को मज़ीद बढ़ा देती हैं। दुनिया की 90% से ज़्यादा बर्फ़ अंटार्कटिका में मौजूद है। ये बर्फ़ इतनी ज़्यादा है कि अगर ये पिघल जाए तो समंदर की सतह 60 मीटर तक बढ़ सकती है, जिससे दुनिया के कई साहिली शहर डूब सकते हैं। बर्फ़ की चादर ओढ़े रहने वाले इस अंटार्कटिका में बारिश बहुत कम होती है, जिसके कई असबाब हैं, जैसे यहाँ की ठंडी आबो हुआ, क्योंकि ठंडी हवाएं नमी को कम कर देती हैं, जिससे बादल कम बनते हैं।
और जब बादल कम हों तो बारिश भी कम होती है। यहाँ होने वाली बारिश भी ज़्यादातर बर्फ़ की सूरत में होती है जो इस बराआज़म के बड़े हिस्से को ढक लेती है, और बर्फ़ की ये चादर सूरज की शुआओं को मुनाकिस कर देती है, जिसकी वजह से यहाँ का दर्जा हरारत काफ़ी कम रहता है। कम दर्जा हरारत में बारिश होने के इम्कानात भी कम हो जाते हैं। इस तरह ये तमाम वजूहात मिलकर अंटार्कटिका को न सिर्फ ठंडा बल्कि एक खिशक बराआज़म भी बनाती हैं। उसे दुनिया का सबसे बुलंद बराआज़म भी कहा जाता है क्योंकि अंटार्कटिका की वसीया बर्फानी चादर औसतन 2200 मीटर यानी तकरीबन 7200 फुट की बुलंदी पर है, और ये किसी भी दूसरे बराआज़म की औसत बुलंदी से ज़्यादा है। अगरचा अंटार्कटिका के कुछ हिस्से ज़मीन की सतह से नीचे भी हैं, लेकिन यहाँ मौजूद बर्फ़ की चादर इतनी मोटी है कि ये पूरे बराआज़म को औसतन सबसे बुलंद बना देती है। अब इस ठंडे, खिशक और सबसे बुलंद बराआज़म पर इंसानों की मुस्तकिल बस्तियाँ तो नहीं बस सकते, लेकिन रिसर्चर्स, साइंसदानों और महम जोई के शौकीन लोगों के लिए ये एक बेहतरीन मकाम साबित होता आया है। हैरत की बात यह है कि अंटार्कटिका हमेशा से ऐसा बर्फ से ढका और सख्त सर्द बराआज़म नहीं था। अंटार्कटिका की चट्टानों में मिलने वाले फूसल्स, कदीम जानदारों के आसार की बुनियाद पर साइंसदानों ने मालूम किया कि लाखों साल पहले यहाँ भी सरसब्ज ओशादाब जंगलात, गर्म हवाएं और मुख्तलिफ परंदे और जानवर मौजूद थे। लेकिन वक्त के साथ साथ अंटार्कटिका की आब वो हुआ आहिस्ता आहिस्ता बदलती गई और ये बर्फ़ की चादरों से ढकता चला गया। ये तब्दीली कई वजूहात की वजह से हुई, जैसे ज़मीन के मदार में तब्दीली, फ़ज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार में कमी और टेक्टोनिक प्लेटों की हरकत। उसे इस तरह समझा जा सकता है कि ज़मीन सूरज के गर्द एक बैज़वी रास्ते में गर्दिश करती है। इस रास्ते में वक्तन फ़ौक्तन तब्दीलियाँ आती रहती हैं, जिससे ज़मीन तक पहुँचने वाली सूरज की रोशनी और हरारत की मिक़दार में भी फ़र्क आ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ़ज़ा में मौजूद एक ग्रीन हाउस गैस है जो ज़मीन की हरारत को रोक कर रखती है। लाखों साल पहले फ़ज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार ज़्यादा थी, जिसकी वजह से ज़मीन का दर्जा हरारत ज़्यादा गर्म था। इस वक्त ज़मीन पर CO2 की मिक़दार आज के मुकाबले में बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए ज़मीन का दर्जा हरारत भी ज़्यादा था और अंटार्कटिका जैसे इलाकों में भी घने जंगलात पाए जाते थे। अगर टेक्टोनिक प्लेटों की बात करें तो ज़मीन की ये प्लेटें मुसलसल हरकत करती रहती हैं। इन प्लेटों की हरकत की वजह से बराआज़मों की पोजीशन भी बदलती रहती है। इसी तरह अंटार्कटिका आहिस्ता आहिस्ता जनूबी कुत्ब की तरफ सरक गया, जिसकी वजह से ये इंतहाई सर्द इलाके में आ गया। समंदरी धाराएं भी आब ओ हवा पर असर अंदाज होती हैं। अंटार्कटिका के उर्द गर्द समंदरी धाराएं बहुत ठंडी हैं, जो इस इलाके को मज़ीद सर्द बना देती हैं। जब अंटार्कटिका ठंडा होने लगा तो वहाँ बर्फ़ जमना शुरू हो गई। बर्फ़ की चादर सूरज की शुआओं को वापस मुनाकिस कर देती है, जिससे दर्जा हरारत मज़ीद कम हो जाता है। ये एक ऐसा चक्कर बन जाता है जिसमें बर्फ़ ज़्यादा जमती जाती है और दर्जा हरारत मज़ीद कम होता जाता है। इसी तरह पिछले लाखों सालों में इन तमाम तब्दीलियों ने मिलकर अंटार्कटिका को एक बिल्कुल मुख्तलिफ शक्ल दे दी। वाकई वक्त की ताकत को मानना पड़ता है। अगरचा अंटार्कटिका ने कई मौसमों को बदलते देखा है, लेकिन हमें इस बराआज़म के बारे में कब मालूम हुआ, ये भी एक दिलचस्प बात है। कदीम ज़माने के कुछ नक्शों और किताबों में जनूबी कुत्ब के आसपास एक ऐसी जगह का जिक्र मिलता है जिसे अंटार्कटिका समझा जा सकता है। बाद में अंटार्कटिका को खला से भी देखा गया, लेकिन उसे एक बराआज़म के तौर पर पहचानने में वक्त लगा। इसके बाद 18वीं सदी में कुछ साइंसदानों ने यह नज़रिया पेश किया कि जनूबी निस्फ करे में एक बड़ा बराआज़म मौजूद हो सकता है। फिर 19वीं सदी के आगाज़ में इस बराआज़म की तलाश के लिए कई महमात भेजी गईं। ये दरियाफ़त एक तवील और पेचीदा अमल था जिसमें कई ममालिक और महमजों ने अपना किरदार अदा किया। साल 1820 में रूसी महमजो फाबियान गोटलीब फान बिलिंग्सहाउज़न, बरतानवी महम जो एडवर्ड बरांसफील्ड और अमरीकी सैल शिकारी नीथीनील पामर को अंटार्कटिका के साहिल को देखने का सहरा दिया जाता है, और अंटार्कटिका तक अकेले पहुंचने वाला पहला शख्स न्यूजीलैंड का ड्यूड हनरी लीवस था, जिसने यहां पहुंचने के लिए तकरीबन 10 मीटर लंबी कश्ती आइसबर्ग का इस्तेमाल किया था। इस तरह अंटार्कटिका की दरियाफत हुई, जिसके बाद कई ममालिक ने इस बराआज़म पर अपना अपना हक जिताने के लिए दावे किए, लेकिन बीन अक़वामी सतह पर उन दावों को तस्लीम नहीं किया गया, बल्कि एक मुआहिदा किया गया जिसे अंटार्कटिक मुआहिदा, अंटार्कटिक ट्रीटी कहा जाता है। इस मुआहिदे के तहत अंटार्कटिका को अमन और साइंसी तहकीक के लिए वक्फ कर दिया गया। इस मुआहिदे के मुताबिक कोई भी मुल्क अंटार्कटिका पर अपना दावी नहीं कर सकता। ये मुआहिदा बीन अक़वामी ताआवुन की एक कामयाब मिसाल है, जो ये जाहिर करता है कि मुख्तलिफ ममालिक किस तरह एक मुश्तरका मकसद के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। इसके तहत कई ममालिक के साइंसदान आपस में साइंसी डेटा शेयर करते हैं, मुश्तरका मंसूबों पर काम करते हैं
और फजला के इंतज़ाम, वेस्ट मैनेजमेंट और हयातियाती तनव्वुअ के तहफ़्फ़ुज़, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जैसे इक़दामात के ज़रिए अंटार्कटिका के माहौल को महफूज रखने में मसरूफ़ हैं। ये वाकई काबिल तारीफ़ बात है। आपको ये सुनकर हैरत हो सकती है कि अंटार्कटिका में मादनी वसाइल की भी काफ़ी इम्कानात मौजूद हैं। साइंसदानों का मानना है कि इस बराज़म में तांबा, सोना, लोहा, पेट्रोलियम और कुदरती गैस जैसे कई मादनियात मौजूद हो सकते हैं। लेकिन कोई भी मुल्क इन मादनियात को निकाल नहीं सकता, क्योंकि अंटार्कटिक माहदे के मुताबिक अंटार्कटिका को सिर्फ प्रामण मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये सवाल पैदा होता है कि इस बराइज़म को अमन और साइंस के लिए वक्फ करने का असल मतलब क्या है? यहाँ ऐसा क्या है जो साइंसी तहकीक के लिए इतना अहम है? असल में यही इस बराइज़म की खास बात है कि जितना ये सादा नज़र आता है, इतना सादा है नहीं। साइंसदानों के लिए ये जगह किसी खजाने से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ ज़मीन के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ मौजूद है। यहाँ की बर्फ़ और चट्टानें ज़मीन के माजी के राज अपने अंदर छिपाए बैठी हैं। दुनिया में माहौलियाती तब्दीली, क्लाइमेट चेंज के असरात सबसे पहले भी यहाँ ही देखने को मिलते हैं। यहाँ के साफ आसमान में सितारों और कहकशाओं का मुताला करना भी काफ़ी आसान है। इसीलिए अंटार्कटिका अपने अंदर तारीख, हाल और मुस्तकबल तीनों का एक अजीम खजाना रखता है, और इसी वजह से ये दुनिया की सबसे ठंडी और खूबसूरत तजर्बागाह है। यहाँ भारत, अमेरिका, रूस, जापान, चीन, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जैसे कई ममालिक के तहकीकी मराकज़ कायम हैं। इन मराकज़ में रहकर साइंसदान बर्फ़ की तहीं काट कर हज़ारों साल पहले के ज़मीन के मौसम का पता लगाते हैं, समंदरी जानदारों के बारे में मालूमात हासिल करते हैं, पानी के मायार का तजज़िया करते हैं और चट्टानों का मुतालाहा करके ज़मीन की उम्र और उसकी तश्कील के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हासिल होने वाली क्लाइमेट चेंज की मालूमात को इस्तेमाल करके मुस्तकबल में इसके असरात को कम करने के तरीके भी तलाश किए जाते हैं। ज़मीन से लेकर कायनात तक के बेशुमार राजों को जानने की कोशिशें भी यहीं जारी हैं। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि अंटार्कटिका बग़ैर कुछ कहे और बग़ैर कुछ मांगे हमें कितना कुछ दे रहा है। भारत के भी अंटार्कटिका में 3 तहकीकी मराकज़ मौजूद हैं: दक्षिण, गंगोत्री, मैत्री और भारती। ये मराकज़ मुसलसल माहौलियाती तब्दीली के असरात को समझने, अंटार्कटिका के माहौल को महफूज रखने, क़ुतबी इलाक़ों के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने और मुल्क की साइंसी सलाहियत को मजबूत बनाने के लिए तहकीक कर रहे हैं। इन तहकीकी मराकज़ की तरह अंटार्कटिका में और भी बहुत सी मुनफरिद चीज़ें मौजूद हैं। मिसलन यहाँ का सबसे ऊंचा पहाड़ विंसन मसिफ है, जो एलिसवर्थ पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है। इस पहाड़ की बुलंदी तकरीबन 4822 मीटर है और ये जनूबी कुतब से तकरीबन 1200 किलोमीटर दूर वाक़ है। इसके अलावा यहाँ गहरी खाइयाँ, आतिशफ़शां ग्लेशियर और आइसबर्ग भी मौजूद हैं। अंटार्कटिका में दुनिया की सबसे गहरी समंदरी खाई बेंथिक ट्रेंच है, जिसकी गहराई तकरीबन 7474 मीटर है। यहाँ मौजूद आतिशफ़शाओं में सबसे बड़ा आतिशफ़शां माउंट एरिब्स है। इसकी बुलंदी तकरीबन 3794 मीटर 12451 फुट है और ये एक फ़आल आतिशफ़शां है जो अंटार्कटिका के रास जजीरे पर वाक़ है, जहाँ से मुसलसल लावा निकलता रहता है। अंटार्कटिका में सबसे बड़ा ग्लेशियर लैम्बर्ट ग्लेशियर है, जो दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी माना जाता है। इसकी लंबाई तकरीबन 400 किलोमीटर और चौड़ाई तकरीबन इसी किलोमीटर है। मशरिकी अंटार्कटिका में वाक़ ये ग्लेशियर मुसलसल समंदर की तरफ बहता रहता है। ग्लेशियर से टूटकर बनने वाले आइसबर्ग तो अंटार्कटिका की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। टिबलर, वेजनिमा और बेकायदा शक्लों के ये आइसबर्ग देखना अपने आप में एक हैरत अंगेज़ तजर्बा होता है। कुछ आइसबर्ग तो इतने बड़े होते हैं कि उन्हें खला से भी देखा जा सकता है। अब सवाल ये है कि अंटार्कटिका की शान कहे जाने वाले ये आइसबर्ग आखिर बनते कैसे हैं? असल में कई सालों तक जमा होने वाली बर्फ़ ग्लेशियर की शक्ल अख्तियार कर लेती है। ग्लेशियर का वज़न इसके नीचे मौजूद बर्फ़ को पिघला देता है, जिससे वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगता है और बिलआखिर समंदर तक पहुंच जाता है। जब ग्लेशियर का किनारा समंदर तक पहुंच जाता है तो उसका वज़न ज़्यादा हो जाता है और उसका एक हिस्सा टूटकर समंदर में गिर जाता है। इसी टूटे हुए हिस्से को आइसबर्ग कहा जाता है। अंटार्कटिका में कई बड़े आइसबर्ग मौजूद हैं, जिनमें A76, A एडस्ट, B15 और A23 शामिल हैं। A76 आइसबर्ग सन 2021 में रॉन आइस शील्फ से टूटकर अलग हुआ था और अपने वक्त में दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग था। इसका साइज दिल्ली शहर से तकरीबन 3 गुना बड़ा था। A78 आइसबर्ग लार्सन सी आइस शील्फ से टूटा था और A76 के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा आइसबर्ग था। B15 आइसबर्ग सन 2000 में टूटा था और एक वक्त में दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग था, जबकि A30 आइसबर्ग सन 1986 में
फल्चर आइस शील्फ से टूटा था और इस वक्त यही दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग है। ये आइसबर्ग है। वैसे कमाल की बात यह है कि कोई भी आइसबर्ग हमेशा के लिए सबसे बड़ा आइसबर्ग बनकर नहीं रह सकता, क्योंकि बर्फ के ये अजीम टुकड़े पिघलते भी हैं, आपस में टकराकर टूट भी जाते हैं और अपनी शक्ल भी बदलते रहते हैं। लेकिन ये वाकई बहुत ख़ास बात है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा आइसबर्ग इसी बराज़म में मौजूद हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि आइसबर्ग और अंटार्कटिका एक दूसरे की पहचान है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा आइसबर्ग बनते हैं, टूटते हैं और फिर नए आइसबर्ग बनते रहते हैं। इतनी सर्दी में बर्फ़ का होना तो लाजमी है, और ये मानना भी फितरी लगता है कि यहाँ कोई हरियाली नहीं होगी। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ कोई पौधे अगते होंगे? तो हकीकत ये है कि अंटार्कटिका में ज़्यादातर काई, मूस, लाइकन और अल्जी ही पाए जाते हैं। मूस अंटार्कटिका की चट्टानों की दरारों में और बर्फ के नीचे अगती है। लाइकन चट्टानों और मिट्टी पर अगते हैं और ये फंगस और अल्जी के मिलाप से बनते हैं, जबकि अल्जी एक खलिए वाले पौधे होते हैं जो पानी में रहते हैं। इस सर्द बराइज़म में जिंदा रहने के लिए इन पौधों की नशोन्मा की रफ्तार बहुत सुस्त होती है, क्योंकि उन्हें बहुत कम धूप और गर्मी मिलती है। उनका साइज़ भी छोटा होता है और ज़्यादा से ज़्यादा धूप जज्ब करके खुद को गर्म रखने के लिए उनका रंग भी गहरा होता है। उनकी खलियाती दीवारें मोटी होती हैं ताकि ये सर्दी और खश्की से खुद को महफूज रख सकें। अंटार्कटिका के पौधे देखने में छोटे और सादा लग सकते हैं, लेकिन ये बहुत मजबूत और माहौल के मुताबिक ढले हुए होते हैं। ये पौधे अंटार्कटिका के माहौलियाती निज़ाम के लिए बहुत अहम हैं, क्योंकि ये छोटे जानदारों की खुराक बनते हैं और छोटे जानदार बड़े जानदारों की खुराक बनते हैं। इसी तरह अंटार्कटिका जैसे मकाम पर भी खुराक की जंजीर, फूड चेन, कायम रहती है, जिसकी शुरुआत यही पौधे करते हैं। अब अगर यहाँ पाए जाने वाले जानवरों के बारे में बात की जाए तो भी जानने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि अंटार्कटिका जैसी जगह पर भी रहने वालों की कमी नहीं है। इसीलिए यहाँ पेंगुइन, व्हेल और सेल्स के घर आबाद हैं। ये हैरत की बात है कि अंटार्कटिका की सख्त सर्दी, मोटी बर्फ और खुराक की कमी के बावजूद यहाँ जिंदगी भरपूर तरीके से परवान चढ़ती है। यहाँ पेंगुइन की कई अक़साम की कॉलोनियाँ मौजूद हैं, जैसे एम्परर पेंगुइन, एडिली पेंगुइन, जींटो पेंगुइन, चिन स्टरप पेंगुइन। इन पेंगुइन के घाने पर इन्हें सर्दी से बचाते हैं और पानी में तैरने में भी मदद देते हैं। उनके जिस्म पर चर्बी की मोटी तह होती है जो इंसुलेशन का काम करती है और शदीद सर्दी में भी जिस्म का दर्जा हरारत बरकरार रखती है। इसी तरह यहाँ कई किस्म की व्हेल भी आसानी से देखी जा सकती हैं, जैसे हम्प बीक व्हेल, मनके व्हेल, ऑर्का और फिन व्हेल। इन व्हेल के जिस्म पर मौजूद मोटी चर्बी, उनका बड़ा जिस्म और गाढ़ा खून अंटार्कटिका में उनकी जिंदगी को आसान बनाता है। हजारों सालों से इस सख्त माहौल में रहने वाले ये जानदार इस माहौल के मुताबिक खुद को ढाल चुके हैं। इसी तरह यहाँ कई किस्म की सेल्स भी पाई जाती हैं, जैसे वेडल सील, कैरिबिटर सील, लीपर्ड सील। इनके जिस्म पर चर्बी की मोटी तह, घने बाल और तवील वक्त तक सांस रोकने की सलाहियत इन्हें अंटार्कटिका में जिंदा रहने के काबिल बनाती है। उनके अलावा यहाँ अल्बाट्रोस, स्कवा और पीटरल जैसे समंदरी परिंदे भी पाए जाते हैं। इसी तरह अंटार्कटिक टोथफिश, अंटार्कटिक आयल और करिल जैसे छोटे समंदरी जानदार भी यहाँ मौजूद हैं। ये तमाम जानदार अंटार्कटिका में अपनी अपनी अलग दुनिया बसाए हुए हैं। शायद उन्हें ये भी मालूम न हो कि बाकी दुनिया उनके घर से कितनी मुख्तलिफ है, क्योंकि उनकी दुनिया इसी बर्फीले बराज़म तक महदूद है। जहाँ जिंदगी है वहाँ जिंदगी के अमकानात भी होते हैं। इसीलिए हर जानदार के लिए खुराक का इंतज़ाम भी मौजूद है। छोटे पौधों को करिल जैसे छोटे जानदार खाते हैं और करिल और मछलियों को पेंगुइन, सील्स और व्हेल जैसे बड़े जानवर खाते हैं। इस तरह ये तमाम जानदार एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं और एक मुतवाज़िन खुराकी जंजीर बनाते हैं। पेंगुइन और सेल्स समंदरी जानदारों की आबादी को काबू में रखने में भी मदद करते हैं। ये साइंसी तहकीक के लिए भी बहुत अहम हैं और सियाहत को भी फ़रोग़ देते हैं। इस तरह आपने देखा कि अंटार्कटिका के पौधे और जानवर इसके माहौल को बरकरार रखने, खुराकी निज़ाम को मुतवाज़िन रखने और माहौलियाती निज़ाम को कायम रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन हम इंसान क्या कर रहे हैं? हम यहाँ रहते भी नहीं, फिर भी इस बराइज़म को नुकसान पहुँचा रहे हैं। जी हाँ, हम इन पौधों और जानवरों के लिए खतरा बन रहे हैं और यहाँ के माहौल और आब व हवा को भी खतरे में डाल रहे हैं। ये अजीब लगता है, लेकिन हकीकत है, क्योंकि अंटार्कटिका की बर्फ की चादर अब सिकुड़ने लगी है। इंसानी सरगर्मियों की वजह से दर्जा हरारत बढ़ रहा है और बर्फ तेजी से पिघल रही है। बर्फ के पिघलने से समंदर की सतह भी बुलंद हो रही है, समंदर की सतह भी बढ़ रही है, बारिश के अंदाज भी बदल रहे हैं और अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन की तह में एक बड़ा सुराख मौजूद है
जो मौसमियाती तब्दीली की वजह से मजीद बढ़ रहा है। इसकी वजह से नुकसानदेह अल्ट्रा वायलेट शुआएं ज़मीन तक पहुंच रही हैं। ज़्यादा इंसानी सरगर्मियों की वजह से यहाँ के ज़िंदगी से भरपूर मगर पुरस्कून माहौल में भी काफ़ी खराबी आने लगी है। फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से होने वाली तेज़ाबी बारिश और सियाहों का बढ़ता हुआ दबाव यहाँ के पौधों को भी बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। कई जानवरों के रहने की जगहें ख़त्म होने लगी हैं। साहली इलाकों में रहने वाले पेंगुइन और सेल्स को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि प्लास्टिक जैसी कई नुकसानदेह चीज़ें यहाँ की समंदरी ज़िंदगी को भी शदीद नुकसान पहुँचा रही हैं। अंटार्कटिका में रहने वाले इन जानवरों ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ भी इंसान आकर उनकी ज़िंदगी में मुदाखलत करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि उनको रोका जाए और अंटार्कटिका को महफूज रखा जाए। इस मकसद के लिए आलमी सतह पर बहुत सी कोशिशें की जा रही हैं। जैसे यहाँ कोई जंग या एटमी तजर्बा नहीं किया जा सकता, यहाँ ज़मीन से मादनियात नहीं निकाली जा सकते, यहाँ आलूदगी फैलाना ममनुआ है, यहाँ के जानवरों को महफूज रखना ज़रूरी समझा जाता है और मौसमियाती तब्दीली से लड़ने के लिए बहुत से ममालिक मिलकर काम करते हैं। लेकिन बेहतरीन नताइज के लिए ये भी ज़रूरी है कि हम इनफरादी सतह पर भी कुछ करें, और ये सब करना बहुत आसान है। जैसे बिजली और पानी जैसे वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करना, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाना, रीसाइक्लिंग की आदत अपनाना, सोलर और वाटर एनर्जी जैसे काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए को फ़रोग देना और मौसमियाती तब्दीली के बारे में आगाही फैलाना। हमें लगता है कि ये सब काम हम सब आसानी से कर सकते हैं, और चूँकि हमें अंटार्कटिका की फ़िक्र है, इसलिए हम एक बाशूर और ज़िम्मेदार सयाह बनकर भी अंटार्कटिका को करीब से देख सकते हैं। अंटार्कटिका की कुदरती खूबसूरती को देखने के लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए अगर आप भारत से अंटार्कटिका जाना चाहते हैं, तो पहले आपको किसी ऐसे मुल्क जाना होगा जहां से अंटार्कटिका के क्रूज़ शुरू होते हैं। आमतौर पर ये क्रूज़ अर्जेंटीना या चिली के जनूबी शहरों से शुरू होते हैं। इस सफ़र के लिए आपका पासपोर्ट कम से कम 6 माह तक कारामद होना चाहिए और उस मुल्क का वीज़ा भी होना चाहिए जहां से आप क्रूज़ शुरू करेंगे। इस दिलचस्प, मेहमाती और सनसनी से भरपूर सफ़र के लिए आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस भी होना चाहिए। ये तमाम मराहिल मुकम्मल करने के बाद आप अंटार्कटिका की इस मुनफरिद दुनिया में पहुंच सकते हैं और उसे बग़ैर नुकसान पहुंचाए दरियाफ्त कर सकते हैं। यहाँ पहुंचकर आप बर्फ़ की इस दुनिया में खो जाएंगे और उसे मुसलसल देखते रहने को दिल चाहेगा। लेकिन यहाँ के कुछ ख़ास सियाहती मकामात के बारे में जानना भी ज़रूरी है, जैसे जनूबी क़ुत्ब, साउथ पोल, जो ज़मीन का सबसे जनूबी नुक्ता है। यहाँ पहुँचना हर सियाह के लिए एक ख्वाब जैसा होता है। यहाँ बहुत से ममालिक के रिसर्च स्टेशन भी मौजूद हैं। यहाँ आपको बर्फ़ की सफ़ेद चादर हर तरफ नज़र आएगी। आप पेंगुइन को बहुत करीब से देख सकते हैं। यहाँ के आइसबर्ग के मनाज़र हैरान कर देने वाले होते हैं और ठंडे पानी में गोता लगाती हुई व्हेल्स को देखना भी एक ज़बरदस्त तजर्बा होता है। आप आइसबर्ग के करीब कैंपिंग भी कर सकते हैं और काइकिंग का लुत्फ़ भी उठा सकते हैं। यहाँ अंटार्कटिक जज़ीरा निमा, अंटार्कटिक पेनिनसुला भी मौजूद है, जो अंटार्कटिका का सबसे निस्बतन गर्म और सबसे ज़्यादा हयातियाती तनव्वा वाला इलाका है। इसके अलावा आपको कुछ जगहों की सीर के लिए खुसूसी इजाज़त और तैयारी की ज़रूरत होगी। ये भी याद रखें कि इस बराइज़म की सीर के लिए सबसे बेहतरीन वक्त दिसंबर से फरवरी तक होता है, क्योंकि ये जनूबी निस्फ़ करह में गर्मियों के महीने होते हैं। वैसे अब तक बर्फ़ की इतनी बातें हो चुकी हैं कि गर्मी का नाम सुनकर भी थोड़ा अजीब लगता है। यही तो कुदरत के करिश्मे हैं दोस्तों। कहीं सिर्फ गर्मी है तो कहीं सिर्फ सर्द हवाएं चलती हैं, कहीं सूरज तुलुआ ही नहीं होता और कहीं गुरूब होने का नाम ही नहीं लेता। यही फितरत है और उसी में उसकी खूबसूरती है। हमें चाहिए कि हम इसमें कोई मुदाखलत न करें, बल्कि उसे जैसे है वैसे ही कबूल करें, देखें और सराहें। इसी के साथ अंटार्कटिका पर मबनी बर्फ़ से ढकी ये डॉक्यूमेंट्री यहाँ मुकम्मल होती है। ऐसी ही मज़ीद दिलचस्प डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए इन्फिनिटी स्ट्रीम लाइब्रेरी को देखते रहिए। तब तक के लिए मैं रानी आपसे इजाज़त चाहूँगी। शुक्रिया।